डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों हम प्यार से रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, देखो बहुत इजी है। मान लो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है r और दोनों रखे हैं एयर में। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बताओ कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। अगर आप इन चार्जेस को किसी भी मीडियम में रख दो, किसी भी मीडियम में, Q1 Q2 एंड r, तो क्या चेंज हो जाएगा? फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दिस इज अ कांस्टेंट बट इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज सिग्निफाइज वैक्यूम। अगर कोई और मीडियम होगा तो यहां पर एप्सिलॉन m लिखना पड़ेगा। इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका मतलब बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम FO बाय FM डिवाइड कर दें तो यहां पर आएगा, एप्सिलॉन डिवाइड करने पे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं बोलता हूं स्मॉल k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर एप्सिलॉन r, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, राइट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इट इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है ना, ये कहलाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं कुछ। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर एयर और वैक्यूम। हल्का सा अंतर है, हम अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेते हैं। वैल्यू ऑफ k इज 81 फॉर वाटर। वैल्यू ऑफ k इज 3 and 4, मतलब वेरिंग होता है, इट इज फॉर माइका। k इज इनफाइनाइट फॉर मेटल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, k इज इनफाइनाइट फॉर मेटल्स। ये आगे देखेंगे भाई k कैसे इनफाइनाइट हो गया मेटल्स का, सीखेंगे आगे कि मेटल्स के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होती है। ठीक है ना, अगर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपसे पूछा जाए भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? It is defined as the ratio of electrostatic force of attraction repulsion, कुछ भी हो सकता है, electrostatic force of attraction or repulsion between two stationary point charges kept certain distance apart in air to the force between same two charges kept same distance apart in a medium, FO by FM. Or it can also be defined as the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of vacuum, right? तो एक थ्योरेटिकल सा सवाल बन जाता है, एक बार देखते हैं क्या है कि भाई k की वैल्यू 81 होने से पानी को क्या फायदा है या हमें क्या फायदा है? k की वैल्यू 81 है तो उसे बेसिकली क्या हो रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, what is the significance of k is equal to 81 for water? ठीक है, तो बच्चों आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है और जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक Na+ है और एक Cl- है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम आज आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से NaCl मॉलिक्यूल बना रहता है। ठीक है, और कुछ भी मान लेते हैं हम कि एयर में जो NaCl मॉलिक्यूल है, नमक है, उसके बीच में एयर मॉलिक्यूल में फोर्स क्या होगा? इनके बीच में एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन Na+, राइट, चार्ज ऑन Cl-, मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाय व्हाटएवर बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, सेंटर से नाप लेंगे बॉन्ड लेंथ, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है,
जब आप इस NaCl मॉलिक्यूल को पानी में घोल देते हो, ठीक है, तब क्या हो जाता है? एकदम से NaCl पानी में डिसॉल्व कैसे हो जाता है? हर चीज तो इजीली नहीं होती। तो भैया Na+ और Cl- की बॉन्ड लेंथ तो वही रही, लेकिन पानी में घोलने से क्या हो गया बेटा? आपको पता है कि ये मान लो ये वाटर है, और हमने पढ़ा है अभी कि FO/FM = K। K की वैल्यू या फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 81। फॉर वाटर के लिए 81 है। तो वाटर में फोर्स कितना हो गया? जितना Na+ और Cl- में फोर्स था, एयर में उसका 81 टाइम्स कम हो गया, है ना? तो force between Na+ and Cl- is reduced by 81 times, becomes 1/81 times of the force between Na+ and Cl- in air। वाटर में फोर्स बहुत रिड्यूस हो गया, so Na+ and Cl- get separated easily। Na+ and Cl- get separated easily, है ना? This makes water a universal solvent। दिस मेक्स वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी की वजह से पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि कोई भी आयनिक सॉल्ट में जो फोर्स होगा एयर में, पानी में डालते ही वो फोर्स 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो आयंस इजीली सेपरेट हो जाएंगे, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं कुछ। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले एक इजी सा क्वेश्चन कि दो चार्जेस थे एयर में, बताना पड़ेगा ना अब तो मीडियम, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट फोर्स होगा। उनके बीच में डिस्टेंस था d, तो जो फोर्स लगा वो था कैपिटल F। फोर्स वाज कैपिटल F। फोर्स गिवन है कि वो फोर्स लगा कैपिटल F, ठीक है। इन्हीं दो चार्जेस को मैंने किसी और मीडियम में डाल दिया, सेम डिस्टेंस अपार्ट रखा, और तब फोर्स लगा इन दोनों के बीच में F/3। तो आपको पूछ रहे हैं कि दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है ना? तो एयर में फोर्स कितना है? अच्छा, आपको पता ही है अब तो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। एयर में फोर्स कितना है? F। मीडियम में कितना है? F/3। कितना आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 3 आ गया। इजी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना? आगे देखते हैं बच्चों। मान लो ऐसा एक और बेसिक क्वेश्चन बनाता हूं मैं अभी डिस्टेंस के टर्म्स में कि चार्ज Q1, चार्ज Q2, ठीक है, एयर में रखे हुए हैं, डिस्टेंस d अपार्ट। या ऐसा करते हैं कि इसको ना किसी मीडियम में रख देते हैं, किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, d डिस्टेंस अपार्ट। अब मैं चाहता हूं कि उन्हें एयर में रखूं, तो कितनी दूरी पे रखूं, डिस्टेंस कितना रखूं कि फोर्स सेम आ जाए। जो मीडियम में लग रहा है फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, और जो एयर में फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में, वो दोनों सेम आ जाए, ठीक है। तो मीडियम में क्या होगा बताओ? फॉर्मूला है 1/4πε_m Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। एयर में कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। Q1 से Q2 Q1 Q2 कैंसिल आउट हो गए, 4π कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, मुझे बात पता है, आपको भी पता है अब तो कि K होता है ε m डिवाइडेड बाय ε0। ε m आ गया हमारा K टाइम्स ε0। यहाँ पुट कर देते हैं ε m की जगह, ये हो जाएगा हमारा 1/4π
k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डैश का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी डैश हो गया रूट k टाइम्स डी, राइट। मतलब आप दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, या फिर आप उन्हीं दो चार्जेस को रूट k टाइम्स ऑफ द मीडियम, जो भी k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका, रूट k इंटू डिस्टेंस इन एयर, सॉरी एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, आपने चार्जेस को d डिस्टेंस की दूरी पे रख दिया। अगर आप उस मीडियम को हटा के उन्हीं चार्जेस को रूट k इंटू डी की दूरी पे एयर में रखोगे तो उतना ही फोर्स आएगा उन चार्जेस के बीच में जितना मीडियम में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि भाई ऐसा ही होगा, लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है जो हमें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, बट दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो समझते हैं क्या है, ठीक है। अब देखना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा और इट्स अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव। देखते हैं क्या है। मान लेते हैं एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ले रहा हूं, तो जो मर्जी दे रखो आप पुट कर लेना। और दोनों चार्जेस के बीच में दूरी है 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। और जो ये 10 मीटर का हिसाब है वो ऐसे है कि ये इनके बीच में 6 मीटर तक, ये बीच में यहां से 2 मीटर तक एयर है, यहां से भी 2 मीटर तक एयर है, और बीच में ये 6 मीटर की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं 4 ले लेता हूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। आपको दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स बताना है। तो भैया ना तो एयर है, अब ना पूरा मीडियम है, अब क्या करें, है ना। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना यार। देखो यहाँ एयर है 2 मीटर में, 2 मीटर में एयर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। वो चाहे आप स्लैब बड़ी डाल दो, स्लैब छोटी डाल दो, दैट हार्डली मैटर्स, मीडियम तो मीडियम है, ठीक है। अब क्या करें भैया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरे को या तो एयर का फॉर्मूला पता है या मुझे दूसरे मीडियम का पता है, दोनों साथ में मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पूरे सिस्टम को ऐसा कर दिया जैसे कि वो एयर में ही रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मीटर एयर तो वो तो ठीक है, एयर ही है वो तो 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर एयर थी, एयर ही थी। बट 6 मीटर की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो एयर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, रूट के टाइम्स डिस्टेंस डी होना चाहिए। रूट के क्या है बच्चों, 4, तो रूट 4 इंटू 6, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा करके इन चार्जेस के बीच में इतनी दूरी कर दें तो भी फोर्स सेम आएगा। चार्ज Q1, चार्ज Q2, 2 और 2, ये 2 मीटर, ये रूट 4 हो जाएगा 2 इंटू 6, 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2, राइट। तो कितना हो जाएगा 14, 16, ठीक है ना। तो Q1 और Q2 के बीच में 16 मीटर की दूरी हो गई और फोर्स हो गया हमारा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, R स्क्वायर, ठीक है। K इज कूलम्स कांस्टेंट, मैं स्मॉल k बना रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और कैपिटल K कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, बहुत ही बढ़िया, जो बहुत पॉपुलर ऑब्जेक्टिव हो चुका है, बहुत पॉपुलर ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन ये है कि अभी हमने पेंडुलम किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। दो चार्ज बॉल्स हैं, दोनों का मास m, चार्ज q है, एंगल थीटा है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच में d मान लो आप। अब हमें बोला गया है कि फिलहाल ये दोनों स्ट्रिंग्स एयर में हैं। आपने पूरे एपरेटस को, होल एपरेटस इज इमर्स्ड इन केरोसिन, ठीक है। होल एपरेटस इज इमर्स्ड इन केरोसिन। तो केरोसिन में तो भैया दो बातें आ जाएंगी, एक तो केरोसिन मीडियम दूसरा हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा उसका। दूसरा कि भाई कोई भी लिक्विड में अगर आप बॉडी को इमर्स करोगे तो अपथ्रस्ट लगेगी। तो यहां पर हम दे देते हैं केरोसिन के बारे में कि केरोसिन की डेंसिटी है रो, ठीक है। और इस बॉब के बारे में भी डेटा दे देते हैं, और
इसका मास m दे रखा है, चार्ज q, वॉल्यूम v और डेंसिटी सिग्मा बॉब की। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि दो चार्ज बॉल्स थी, they were at an angle theta with the vertical, the whole apparatus is immersed in kerosene and angle remains same. Whole apparatus is immersed in kerosene, angle theta remains same. Whole apparatus is immersed in kerosene, angle theta remains same. Calculate K of the kerosene, dielectric constant of kerosene. Kerosene का dielectric constant बताना है हमें, है ना? तो देख लेते हैं। देखो सिंपल से शब्दों में देखते हैं, टेंशन T, T का कॉम्पोनेंट T cos थीटा, T sin थीटा, दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स F0 एयर में मान लिया, और बॉब का वेट लगेगा। तो बॉब का वेट कितना होगा, mg, m मतलब बॉब की वॉल्यूम, बॉब की डेंसिटी इंटू जी, mg। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, मैं बेसिकली यहां लिख देता हूं कि हमें क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थीटा रिमेन्स सेम। क्वेश्चन हमारा ये है, इफ थीटा रिमेन्स सेम फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केरोसिन। ठीक है, फाइंड के। चलो इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, t cos थीटा शुड बी इक्वल टू v सिग्मा g, t sin थीटा शुड बी इक्वल टू F0, फोर्स F0। डिवाइड करेंगे, t cos थीटा t sin थीटा बाय t cos थीटा डिवाइड करेंगे तो tan थीटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, sin बाय cos, ये आ जाएगा F0 बाय v सिग्मा g। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बिकॉज मैं इससे पहले करा चुका हूं पेंडुलम वाला क्वेश्चन आपको। केरोसिन में क्या होगा बच्चों, टेंशन T या T डैश। ठीक है, अब केरोसिन के अंदर फोर्स F0 लगेगा, नहीं, कितना लगेगा, F0 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, F0 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर लगेगा। टेंशन मैंने बदल दी, थीटा सेम रहा है, क्वेश्चन में बोला है T डैश cos थीटा, T डैश sin थीटा। ठीक है, अभी क्या है, बॉब का वेट लगेगा, लगा देते हैं वेट, वॉल्यूम, बॉब की डेंसिटी, बॉब का सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कितना होगा, अपथ्रस्ट में वॉल्यूम ऑफ बॉब इनसाइड द लिक्विड लेना है, पूरा का पूरा है, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है इनटू जी, अपथ्रस्ट। यहां पर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो T डैश sin थीटा should balance F0 by K and T dash cos theta equals to V sigma G minus V rho G, है ना? क्या आप ऐसे कह सकते हैं, T dash cos theta plus V, T dash cos theta plus V rho G, T dash cos theta plus V rho G equals to V sigma G। तो यहां से आ जाएगा T dash cos theta is equal to V sigma G बच्चों माइनस V rho G, है ना? दोनों को डिवाइड करते हैं, T dash sin theta by T dash cos theta, T dash sin theta डिवाइडेड बाय T dash cos theta, क्या आएगा, F0 डिवाइडेड बाय K V sigma G माइनस V rho G। ठीक है, तो यहां से क्या है हमारा, tan theta is F0 by K V sigma G minus V rho G। भाई हमें तो गिवन था ना कि tan थीटा दोनों ही केस में सेम है, ये वाला tan थीटा और ये वाला tan थीटा, मैंने दोनों बॉक्सेस बना रखे हैं, दोनों बॉक्सेस को इक्वेट करना है, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना? फिर से समझाता हूं, टेंशन T, T cos थीटा, T sin थीटा, T cos थीटा विल बैलेंस द वेट ऑफ द बॉब, T sin थीटा इक्वल्स टू F0। यहां पर फोर्स बदल जाएगा, F0 की जगह F0 by K हो जाएगा, वेट के साथ अब थ्रस्ट भी लगेगा, तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स बैलेंस कराए, लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट वाला बैलेंस कराया, डिवाइड किया, tan थीटा आ गया, दोनों tan थीटा को इक्वेट करना है। ठीक है ना, देख लेते हैं।
tan theta equals to tan theta, f naught by v sigma g is equal to f naught divided by k v sigma g minus v rho g. f naught divided by f naught, v से v कैंसिल आउट कर देता हूँ बच्चों, g से g कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो यहाँ से k comes out to be सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो. ठीक है, तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला सा निकाल दिया है बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में आया है. सिग्मा की वैल्यू 1.6 गिवन थी, रो की वैल्यू 0.8 गिवन थी, तो यहां से क्या आ जाएगा के, देख लो. देखो यहां से क्या आएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8 है ना, के की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है ना.